नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। डोडा मुठभेड़ में कैप्टन सहित 4 सैनिकों ने पाई वीरगति, यानी कि हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं। देसा के घने जंगलों में आतंकियों को मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है और पैरा कमांडो भी उतारे गए। और आप देखिए हेलीकॉप्टर ड्रोन और खोजी स्वान की भी ली जा रही मदद। जैसे मोहम्मद के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। उपराज्यपाल बोले हमें अपने सैनिकों के बलिदान का बदला लेंगे और उनके नापाक मंसूबों को विफल करेंगे। और बलिदानी में आप देखते हैं कौन कौन है। कैप्टन ब्रजेश थापा निवासी हैं दार्जिलिंग बंगाल के, नायक डी राजेश निवासी आंध्र प्रदेश के, सिपाही विजेंद्र निवासी झुंझुनू राजस्थान के, सिपाही अजय सिंह निवासी ये कहाँ के हैं, राजस्थान के आपको देखने को मिलेंगे। और देखते होंगे आपकी कि हर दिन जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है यहाँ अशांति फैलाने की। ये देखिए पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे, पाकिस्तान से। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर ईमानदारी से कोई अपना कर्तव्य निभाता है तो वो हमारे सैनिक हैं। आप देखें बरसात हो, कोई भी मौसम हो, गर्मी पड़ रही हो, बर्फ पड़ रही हो, लेकिन हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब हम लोग सुरक्षित हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और भारत सरकार को भी एक कोई अच्छा कम से कम कदम उठाना चाहिए कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। चंद्रबाबू दिल्ली आंध्र के लिए मांग सकते हैं फंड। ये आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मंगलवार को फिर दिल्ली पहुंचे हैं। पहले अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे में नायडू कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बीजेपी की सरकार अभी चल रही है ना मोदी जी की, वो इनके सपोर्ट से चल रही है। क्योंकि आप देखते हैं इस बार बीजेपी को क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, तो इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, इन्होंने समर्थन दिया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए यह है आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 100 कितनी 75 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रत्याशी चुनाव बाद भी कर सकेंगी ईवीएम की जांच। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ईवीएम पर उठते सवालों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रत्याशियों को चुनाव बाद भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल में लाई गई ईवीएम को परखने की अनुमति दी। प्रत्याशी यह जांच कर सकेंगे कि जिस ईवीएम से उनकी सीट पर वोटिंग हुई है वह पूरी तरह सही है या नहीं। और देखिए अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो चुनाव आयोग की, तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अलीगढ़ में थाना परिसर में बेटे ने मां को जिंदा जलाया। मैं कह रहा हूं कि भावनाएं कहां जा रही हैं, इंसानियत कहां जा रही है, रिश्ते कहां जा रहे हैं, इस पर अभी भी हमें रुक कर ठहर कर देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। समाज किस ओर जा रहा है, कैसी हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की क्या परिभाषा रखी जा रही तरक्की की। एनटीए के ट्रंक ने नीट का पेपर चुराने वाले इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार हुए। इंजीनियर पंकज कुमार ने हजारीबाग में चोरी किया था पेपर। सीबीआई की टीम ने पटना और हजारीबाग से की गिरफ्तारी। अब आप देखिए नीट को लेकर कितनी बवाल हो रहा है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके लिए हुई थी इसकी स्थापना? निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। राज्य को अनुसूचित जाति सूची में छेड़छाड़ का हक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते कहा, राज्य को अनुसूचित जाति की सूची के साथ छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के 2015 के उस प्रस्ताव को रद्द किया जिसके तहत राज्य सरकार ने लाती और तंतवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईवीएस से हटाकर अनुसूचित जाति सूची में 5 जाति के साथ शामिल किया था। एक ही केंद्र के 36 अभ्यर्थी बने असिस्टेंट प्रोफेसर। छत्तीसगढ़ में भर्ती घोटाला। चयनित अभ्यर्थियों में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार हैं। अब आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि जैसे हर राज्य में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि एक राज्य की कहानी है और किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर जगह इस तरह की धांधलियां देखने को मिल रही हैं। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा। रायपुर इसकी राजधानी मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब? 1 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। यहाँ बीजेपी की सरकार आ चुकी है। विष्णुदेव साई यहाँ के राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई। और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे प्राथमिक शिक्षकों को राहत मिल गई है। योगी सरकार ने अपने आदेश को स्थगित करते हुए निर्णय लिया कि इसे लागू करने से पहले विशेषज्ञ कमेटी का गठन करके उसकी राय ली जाएगी, क्योंकि इन्हीं के अपने नेता भी इस पर सवाल खड़े करने लगे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रशिक्षु आईएएस पूजा की ट्रेनिंग रोकी, मसूरी अकादमी वापस बुलाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने पत्र लिखकर पूजा खेड़कर को दी जानकारी। 23 जुलाई तक हर हालत में अकादमी में करनी होगी इन्हें वापसी, क्योंकि आप देखते हैं कि ये फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र की बात हो रही है, ओबीसी प्रमाण पत्र की बातें हो रही हैं। क्रीमिलियर में थी ये और इन्होंने ऐसे ही बनवा लिया। और आप देखते हैं कि इनकी माँ का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो धमकाते किसानों को धमका रही हैं। ये आप देखते हैं कि एक तरह से दबंगी दिखा रही हैं, तो उसी को लेकर जांच भी हो रही है इनकी। विश्वविद्यालयों में नया सत्र शुरू होने में 1 माह की देरी। आप देखिए सीयूईटी के परिणाम में विलंब से अब तक नहीं शुरू हो सकी प्रवेश प्रक्रिया। अब 25 जुलाई तक परिणाम आने की संभावना, इससे 30 जून तक होना था घोषित। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होना था नया सत्र। जेएमआई प्रवेश की वैकल्पिक रणनीति तैयार करने पर कर रहा है विचार जामिया मिलिया इस्लामिया। अब आप देखिए आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ऐसी घटना से चकनाचूर होता है विश्व स्तरीय शहर होने का दावा। बारिश से बीसीडी कार्यालय में जलभराव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की हुई है। दिल्ली में आप देखिए प्रदूषण देख लीजिए, वायु प्रदूषण की हाल देख लीजिए, पानी की कमी देख लीजिए, या फिर आप देखिए बाढ़ की देख लीजिए समस्या। एक बार पानी बरसता है और आप देखते हैं कि पानी पानी हो जाती है दिल्ली। दिल्ली में निकल रहा हर साल 2 लाख टन से अधिक ई कचरा और 2023-22 के दौरान राजधानी में हुआ 2.30 लाख टन ई कचरे का उत्पादन। पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के अभाव में यह कचरा जा रहा है सीधे लैंडफिल साइट एवं जलाशयों में। और दिल्ली के ई कचरे में किस श्रेणी की कितनी हिस्सेदारी? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 16%, छोटे एवं बड़े उपकरण 13%, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक औजार 12%, खिलौने और अन्य सामान 7%, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र 3%, सूचना प्रौद्योगिकी 49%। और दिल्ली में ई कचरा रिसाइकलिंग के हॉटस्पॉट मुस्तफाबाद, मंडोली, ब्रिजपुरी, मायापुरी, तुर्कमान गेट, पुरानी सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, दरियागंज, न्यू सीलमपुर, सईद नगर, माता सुंदरी रोड। ई कचरे के निस्तारण के लिए समस्या का समाधान हो। ई कचरे को निपटने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई
सामान बनाने वाली कंपनियों और रिसाइकिल के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड के निदेशक आनंद कुमार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि कचरा प्रबंधन नियम 2024 के तहत 31 अगस्त तक सभी को न केवल इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, बल्कि हर 3 महीने में कितना ई सामान तैयार हुआ है, कितना रिसाइकिल हुआ है, इसके आंकड़े भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सीबी अधिकारियों के अनुसार व्यवस्था बन जाने के बाद जवाबदेही तय हो जाएगी। मॉडल खेती का प्रारूप बना रही है सरकार। ये आप देखिए, कृषि विज्ञानियों की टीम साल में 1 महीने किसानों के बीच करेगी प्रवास। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है। और आप देखिए, डेयरी सेक्टर को भी संगठित क्षेत्र में लाने की तैयारी हो रही है। देखते हैं क्या होता है। प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड के लिए राज्य 1 माह में पूरा करें सत्यापन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि जिन राज्यों में सत्यापन का पूरा है वहां के लिए जारी किया जाए खाद्यान्न। और आप देखिए, समय से सत्यापन पूरा नहीं होने पर संबंधित सचिवों को तलब करने की दी चेतावनी। अवैध रेत खनन मामले में मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से जवाब तलब किया गया है। अब एक देख लीजिए आप लोग कि हर काम आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ रहा है, हर जगह हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हमारी सरकारें, हमारे नेताओं तो ऐसे मुक्त हो गए जैसे इनका कोई कर्तव्य भी ना हो। कहीं पेड़ कट रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। मानसून सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। तृणमूल कांग्रेस ने कहा बंगाल में शहीद दिवस मनाने के चलते बैठक में नहीं कर पाएंगे शिरकत। और संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर आप देखते हैं कि 12 अगस्त तक चलेगा। 23 को पेश किया जाएगा। स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाने वाले 346 और सैन्य उपकरणों की सूची बनी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने बढ़ाया एक और कदम। 5वीं सकारात्मक स्वदेशी सूची जारी बनेगी 1048 करोड़ रुपए की। अच्छी बात है। तीस सैन्य कर्मियों पर मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नागालैंड। प्रदेश सरकार की याचिका पर केंद्र और रक्षा को नोटिस। 2021 में एक अभियान के दौरान 13 नागरिकों की मौत हुई थी ना, उसी के मामले में। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में केवल आधे आवेदनों को मंजूरी मिली है। यह योजना आप देखेंगे कि 23 मई 2021 को उन बच्चों को उसकी सहायता के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 5 मई 2023 के बीच कोविड-19 के कारण माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक या फिर आप देखिए दत्तक माता पिता को खो दिया था। योजना के तहत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 613 जिलों में कुल 9,331 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सुक्खू ने की सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से 30% रॉयल्टी दिलाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में ये बात हो रही है। राज्यों के परिवहन निगमों पर भारी पड़ रहा है मुफ्त सफर। लगातार भारी घाटे के बाद कर्नाटक सरकार ने अपनी बसों का किराया 20% तक बढ़ाने का मन बनाया। पंजाब सरकार ने भी महिला यात्रियों को मुफ्त सफर की सुविधा सीमित करने पर कर रही विचार। एक आप जानते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो ये देंगे, उसी का परिणाम यह है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, और राजनीति की खबरें आप सभी जानते हैं कि कुछ भी चलता रहता है। हमारे नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, और नेताओं से अब नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। कोई भी नेता का बयान उठा के देखिए, किसी भी पार्टी का, एक केसीआर की जांच के लिए गठित आयोग से पूर्व न्यायाधीश ने खुद को अलग किया है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान बिजली क्षेत्र में हुई अनियमितताओं में उनकी भूमिका की छानबीन के लिए गठित की गई थी ना। इस सुरक्षा चिंताओं के बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां। आयोग अगस्त के पहले सप्ताह में करेगा राज्य का दौरा। 15 अगस्त के बाद चुनाव कार्यक्रम की हो सकती है घोषणा। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा का विषय काफी अहम भी है। इसमें
ये जस्टिस एन कोटीश्वरबा महादेवन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई और शीर्ष अदालत को मणिपुर से मिला पहला न्यायाधीश, ये भी याद रखिएगा। ये परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में बने स्पष्ट नियम, विकल्प भी हो स्पष्ट। उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति को हितधारकों से मिले 37,000 से अधिक सुझाव। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और केंद्रों पर बुनियादी ढांचे की जांच की मांग भी की गई। रजिस्ट्रार ने लीक कराया था हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा का पेपर। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि हर जगह आप देखिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए, सेंट्रल की नौकरियां देख लीजिए, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में थी कामी, अधिकारी भी थे लापरवाह। ये आप देखिए, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस पे रेल दुर्घटना हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। असम का शाही कब्र स्थल मैदाम बनेगा विश्व धरोहर। ये असम के कराई देव जिले में अहोम राजवंश का शाही कब्र स्थल है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में यूनेस्को के पास भेजा था प्रस्ताव। 21 जुलाई को आप देखे से होने जा रही बैठक में मिल सकती है ये मान्यता। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिए। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना देखने को मिल जाएगी। चाओ लुंग सेव का फाने 1253 ईस्वी में की थी स्थापना। ये असम का यह चराई देव मैदान असम के पुराने राजवंश अहोम से संबंधित है। इसकी स्थापना चाओ लुंग सी का फाने 1253 ईस्वी में की थी। इन्हें असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक स्थल शिवसागर शहर से असम से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी याद रखिएगा। यह ऐतिहासिक स्थल आप देखते हैं और चराई देव अहोम राजवंश की टीले वाली दफन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह अहोम सम्राट की कब्रगाह थी और अहोम समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान। अहोम समुदाय से जुड़े लोगों ने 18वीं शताब्दी के हिंदू रीतिवादियों से दाह संस्कार की पद्धतियों को अपनाया था और इन लोगों के लिए चराई देव का मैदान पूजनीय भी है। मिट्टी के टीले के अंदर 2 मंजिला होता है मैदान, ये भी याद रखिएगा, और जिसमें धनुषाकार मार्ग से प्रवेश किया जाता है। अर्धगोलाकार मिट्टी के टीले के ऊपर ईंटों और मिट्टी की परतें बिछाई गई हैं, जहां टीले का आधार एक बहुभुज दीवार और पश्चिम में एक धनुषाकार प्रवेश द्वार से मजबूत किया जाता है। कुछ स्थानों पर उत्खनन से पता चला कि प्रत्येक मैदान के अंदर गुम्बद वाला कक्ष होता है, जिसमें एक बीच से उठा मंच होता है, जहां आप देखिए शव को रखा जाता है। राजा को दफनाने के दौरान उन वस्तुओं को भी रखा जाता है जिसका उन्होंने अपने जीवन भर में उपयोग किया है। देखिए असम चलिए एक बार, ये आप देखिए असम है। देशपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की आप देखें मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये पाकिस्तान की वही कहानी है। आप देखें, कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली और फिर निकाली सो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो यही पाकिस्तान की हालत है। आप देखिए, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है उसे। आतंकवाद के इस संकट को खत्म करने के लिए सेना प्रतिबद्ध है, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं। नौसेना ने की थिंक के नए संस्करण की खोज। भारतीय नौसेना ने अपने राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थिंक के नए संस्करण की शुरुआत की। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय विकसित भारत होगा। नौसेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क को प्रेरित करने का एक खास अवसर देने के साथ ये आप देखते हैं कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की भावना के भी आप देखिए बढ़ावा देता है। अच्छी बात है।
और इस बार आप देखते हैं कि कहा गया है पहले 2 संस्करणों का यानी थिंक 22 और G20 थिंक, जिसमें पिछले साल G20 देशों ने भाग लिया था, कि शानदार सफलता ने भारतीय नौसेना को यह पहल जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस वर्ष थिंक 2024 का विषय है क्या है, विकसित भारत। यह भारत सरकार की स्वतंत्रता के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दृष्टिकोण के अनुरूप है। कहा गया है कि ये प्रतियोगिता छात्रों की सामान्य जागरूकता के परीक्षण की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। यह युवा मस्तिष्क को ज्ञानवान बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका की अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक मंच भी है। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका। बंगाल शिक्षक भर्ती विवाद में बात हो रही है। विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण रोधी अभियान से सांप्रदायिक तनाव। सुरक्षा की दृष्टि से किले के आसपास करीब 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ओवैसी ने कहा मुस्लिमों व उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। संभाजी महाराज बोले विशालगढ़ में हिंसा को सांप्रदायिक रंग देना बिल्कुल सही नहीं है। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और पूर्व विधायक के यहाँ ईडी का छापा। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। अभी आप देखिए बिहार में जो विकासशील इंसान पार्टी है ना, मुकेश सहनी, इनके पिता की हत्या की गई है। सोचिए नेताओं के परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो जनता कितनी सुरक्षित होगी। और ये है बिहार, पटना इसकी राजधानी है। लेकिन आप देखते हैं कि नीतीश कुमार चाचा को बहुत लगाव है कुर्सी से। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और कभी आप देखते हैं वो बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ खेलते रहते हैं। बिहार में देखिए फलों के गिरने की घटनाएं भी आ रही हैं। कोई कह रहा था कि बोले भैया वो पुल सुसाइड कर ले रहे हैं, वो इस तरह की घटनाओं को देख नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। हाई कोर्ट ने भर्ती के लिए किए गए प्राथमिक शिक्षकों के पैनल का ब्यौरा मांगा। ये हाई कहाँ की बात हो रही है, वहीं पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 22 को सुनवाई, किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। ये आप देखिए शंभू बॉर्डर प्रकरण की बातें हो रही हैं। और देखिए मैं कहता हूं कि कम से कम आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए कि किसानों के लिए मैं कहता हूं किसान, जवान और एक शिक्षा, इसे निष्पक्ष रखिए। उनकी जो मांगे रहे उन पर ध्यान देना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हमारा देखिए पेट भरते हैं किसान, तो ये होना चाहिए। गौशाला मामले में अब मंदिर पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। 1 अप्रैल के आदेश को निरस्त कर हाईकोर्ट को स्वतंत्र करने की होगी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट कार्रवाई ना करे। अब आप देखिए यहाँ भी कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। सेना के सहयोग से सीमा पर बसे गांव को मिल रहा पुनर्जीवन। 1972 युद्ध में खाली कराए गए उत्तरकाशी जिले की नेलांग व जादोंग के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू हुआ है। चलिए अच्छी। जादोंग में कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ। नेलांग में पेयजल आपूर्ति की योजना। और देखिए जो सीमावर्ती राज्य ना हमारे राज्य हैं और वहाँ के जो गाँव हैं उनका विकास होना जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से भी। भारत में $10 अरब का निवेश करेगा टेमसेक। बजट के बाद आएगी ईवी के लिए फ्रेम 3 योजना। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि सभी मंत्रालयों से इसे लागू करने को लेकर सिफारिश भेजी और 30% ईवी के लक्ष्य के लिए 2 लाख कुशल कामगारों की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री बोले पीएम लेंगे हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले कर में कटौती का फैसला। इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी नई नीति के तहत टेस्ला के निवेश पर नहीं हुई है कोई चर्चा और 2015 में शुरू की गई थी फेम योजना। ये बात याद रखिएगा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए एक बात और बताऊं, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की बात हो रही है, ठीक है। बजट की बात करें तो
वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की अनुच्छेद 112 में चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्क की गारंटी देने की तैयारी हो रही है। 3 वर्ष पहले 16 जून 2021 को सोने के जेवर पर अनिवार्य हुआ था हॉलमार्क। अभी आप देखते हैं कि 40% से कम गुणवत्ता वाले चांदी के जेवर को भी बाजार में खूब बिक्री हो रही है। बायजूस के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्रवाई। हवाई यात्रियों की संख्या जून में 6% बढ़ी। सैमसंग के फोल्डेबल फोन की 1 लाख प्री बुकिंग हो गई है। जियो और एयरटेल ने 34.4 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े। अमेजॉन प्राइम डे सेल में मिलेंगे आकर्षक ऑफर। हलवा वितरण के साथ बजट निर्माण का अंतिम चरण शुरू हो गया है। हलवा सेरेमनी आप देखते हैं ना। आईएमएफ ने भारत और चीन की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। यह आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है और ताजा अनुमान के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर अब 7% रहने की उम्मीद है। यह अप्रैल में अनुमानित 6.8% से अधिक है और चीन के लिए अपनी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 5% कर दिया है। देखिए एक और बात बताऊं, आईएमएफ के बारे में याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगा और आप देखेंगे कि 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखिए 190 सदस्य इसमें देखने को मिलेंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है। होम लोन के ब्याज पर कर छूट 5 लाख करें। ये आपदा प्रबंधन के लिए 40 हैवी हाइड्रोलिक क्रेन सेना में शामिल हुए हैं। सीएसआईआर की डीजी कलाई सेल्वी का सेवा विस्तार हुआ। नीति आयोग के सदस्य बने शिवराज नड्डा और कुमारस्वामी। 2015 में आया था योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग। आए दिन वकीलों की हड़ताल रोकने को बार काउंसिल बनाए नीति। ये आप देखिए कोर्ट कह रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट में प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में राजनीतिक प्रभाव पर जताई जनता। पूर्व विधायक छोटे सिंह पर 3 दशक पुराना हत्या का मुकदमा घायल हुआ ना, तो उसी को लेकर। अब आप देखिए आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत वंशी से शादी करने वाले जेडी वेंस को ट्रंप ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को किया नामित। नेशनल कन्वेंशन में हुए शामिल। तो ये समझ सकते हैं। हाओ के सेनेटर वेंस ने भारतवंशी उषा चिलुकुरी से 2014 में की थी शादी। अमेरिका का उपराष्ट्रपति कोई भी हो, भारत से रहेगा खास नाता। देख लीजिए, अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई भी जीते, लेकिन उसका भारत से खास नाता रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं। वहीं अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस बार भी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। भारत से संबंध की वजह से दोनों उम्मीदवारों पर भारत में चर्चा हो रही है। और कौन है उषा चिलुकुरी वेंस? ये आप देखते हैं कि उषा चिलुकुरी वेंस दीवानी मामलों की वकील हैं। उनके माता पिता आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पमारू गांव के रहने वाले थे। बाद में वे अमेरिका चले गए। सैन डिएगो में पली बड़ी उषा हिंदू हैं, जबकि उनके पति जेडी वेंस रोमन कैथोलिक हैं। उषा ने एल यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री ली। एल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात जेडी की वेंस से हुई थी और दोनों ने 2014 में शादी कर ली थी। दोनों ने केंटकी में हिंदू रीति रिवाजों से निभाते हुए पुजारी से आशीर्वाद लिया था। उषा और जेडी के 2 बेटे इवान विवेक हैं और एक बेटी मिराबेल है। उषा 2014 तक डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। पुराने मित्र उषा के को एक नेता और किताबी कीड़ा कहते हैं। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। उनकी जड़ें भारत और जमैका दोनों से जुड़ी हैं। कमला की मां भारत से अमेरिका गई थी, जबकि उनके पिता जमैका से थे। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन चेन्नई की रहने वाली हैं और कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है।
क्या है बढ़ते प्रभाव का वजह? विश्लेषकों का कहना है कि संपन्नता, शिक्षा का ऊंचा स्तर और फराटेदार अंग्रेजी बोलना जैसे कई फैक्टर हैं जिन्होंने भारतीय मूल की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लिए राजनीति के दरवाजे खोले हैं। भारतवंशियों के लिए समर्थन जुटाने वाले समूह इम्पैक्ट और एपीआई विक्ट्री फंड ने भी भारतीय मूल के लोगों को राजनीति में प्रवेश करने में, उनके लिए समर्थन जुटाने और बड़े नेताओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने में मदद की है। अमेरिका की राजनीति में भारतवंशियों की धमक है काफी, ये भी याद रखिएगा। नेशनल कन्वेंशन में पहले दिन भारतवंशियों ने छोड़ी छाप। अमेरिका, अभी देखें अमेरिका में चुनाव है तो उसी की बात हो रही है। यूएन को 26 सितंबर को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2021 में महासभा की वार्षिक सत्र में लिया था भाग। यूएन महासभा के 79वें सत्र में आम चर्चा 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मॉरिशस की प्रगति में सहयोग करता रहेगा भारत, जयशंकर साहब करें। या आप देखिए हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश को 2 दिवसीय यात्रा पर हैं विदेश मंत्री हमारे। ये बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर भड़की हुई हिंसा। सरकारी नौकरी में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल परिवारों के सदस्यों के लिए आरक्षण समाप्त करने की मांग हो रही है। ये आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। T20 कप्तान की रेस में हार्दिक से आगे सूर्य है। चलिए हो रही बातें। 80,000 दर्शकों की उपस्थिति में रियल मैड्रिड ने जुड़े फ्रांस के स्टार फुटबॉलर। रियल हुआ एम्बापे का सपना। 136 करोड़ रुपए सालाना के अनुबंध पर एम्बापे रियल मैड्रिड से जुड़े। ये अनुबंध 2029 तक का है। साउथगेट से इंग्लैंड के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया इन्होंने। हरमनप्रीत T20 रैंकिंग में 12वें स्थान पर है। सौरभ बाबा ने भारत के लिए पक्का किया पदक। भारत के सौरभ बाबा ने ह्यूस्टन में चल रहे विशेष जूनियर स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंचकर। सुमित नागल ने सर्वश्रेष्ठ 68वीं रैंकिंग प्राप्त की है एटीपी टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में। भारोत्तोलन, मुक्केबाजी व बैडमिंटन में भी दावा मजबूत है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बातें हो रही हैं, देखते हैं क्या होता है। अंतिम के निजी कोच को नहीं मिला वीजा, ये पहलवान है। केरल मानवाधिकार आयोग ने लिफ्ट में फंसे मरीज की घटना पर मांगी रिपोर्ट। देखिए आप लोग आयोग के बारे में याद रखिए, मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। अपने जीवन शैली को अच्छा रखें। धामी बोले केदारनाथ नाम से नहीं बनेगा मंदिर, तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन स्थगित हुआ है। केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में स्वामी मुक्तेश्वरानंद से मांगे साक्ष्य। और कल फिर खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का रतन भंडार। बागेश्वर के देवी कुंड में मंदिर निर्माण पर जांच टीम गठित हुई है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया मंदिर, वन विभाग के अधीन है यह क्षेत्र। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। वेलेस कैरियर ने बनाया दुनिया का पहला एयर कंडीशनर। 1902 में आज ही के दिन अमेरिकी इंजीनियर वेलेस कैरियर ने आधुनिक एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। ब्रुकलिन पेंटिंग प्लांट में आर्द्रता की समस्या को हल करते हुए उन्होंने एयर कंडीशनर तकनीक विकसित की थी। बाद में इस आविष्कार में कई सुधार किए गए। रोम संविधि को अपनाकर रखी गई इंटरनेशनल कोर्ट की नींव। 1998 में आज ही इटली में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में रोम संविधि को अपनाया गया था और यह संविधि 2002 में लागू हुई थी और इसी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध मामलों को देखने वाली पहली न्यायिक संस्था है। वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है निर्मलजीत। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्को का जन्म 1943 में आज ही लुधियाना में हुआ था। 1967 में भारतीय वायुसेना में पायलट बने। 14 दिसंबर 1971 को जब श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान के 6
सेबर जेट ने हमला बोला, तब सिखों ने अपने नेट लड़ाकू विमान में से 2 हमलावर विमानों को मार गिराया। इस दौरान वह वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हीं की बदौलत सेना श्रीनगर एयरबेस को बचाने में कामयाब हुई रही थी और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। सम्मान पाने वाले वह वायुसेना के एकमात्र जवान हैं। ये साधना के माध्यम से प्रदर्शन फालुन दाफा तन और मन की परम साधना है। दुनिया के लाखों लोगों ने फालुन गांग की जीवन शैली में शामिल किया। मंगलवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में फालुन दफा में लगभग 500 सदस्यों ने चीन के विरोध में इस तरह प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि चीन की नीतियां इनके सदस्यों के लिए उत्पीड़न यातना देने वाली हैं। इंसेफ्लाइटिस के कारक बैक्टीरिया की बनेगी दवा। ये RMRC के विज्ञानी तैयार करेंगे इसका टाइफस की दवा। ICMR ने प्रस्ताव को दी सहमति। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्कॉटलैंड, स्वीडन में स्क्रब टाइफस पर हुए 100 शोध पत्रों का किया पुनरीक्षण। हाई बीपी के उपचार से पहले हृदय संबंधी जोखिम की जांच जरूरी है। योग से गठिया के मरीजों का स्वास्थ्य हो सकता है बेहतर। RA एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है जो बनती है जोड़ों में सूजन का कारण। योग सेलुलर क्षति और ऑक्सीडेटिव तनाव को नियंत्रित करके सूजन को करता कम। साहित्यकार का सामान देखकर भावुक हुआ चोर। चलिए ये सब देखते रहा करिए। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।